एवरीवन, जो स्पाइन के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे थे, तो इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैंने पहली वीडियो में बता दिया था। तो आज हम चैप्टर इसके 3 से स्टार्ट करेंगे। पहले और दूसरे वो बाद में कवर कर लिए जाएंगे, पर अभी जो है मेन वो 3 से ही स्टार्ट है। संविधान स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ इसमें क्या करेंगे, हम मेंस के PYQ लेते चलेंगे और जो यूपीएससी का मेंस का सिलेबस है वो भी देखते हुए चलेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जैसे कि ये सिलेबस है यूपीएससी का। ये भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान एवं बुनियादी संरचना। तो ये हमारे यूपीएससी के सिलेबस में दे रखा है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में कि संविधान क्या होता है और भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो इसी के बेसिस पर हम यहाँ से आंसर निकालेंगे। 2007 में पूछा गया था, सॉरी। और देखते हैं फिर, और बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हम आगे चैप्टर वाइज देखते चलेंगे। प्रस्तावना से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि ये है प्रियम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका का मतलब ही प्रस्ताव नहीं है, और ये उद्देशिका से क्वेश्चन है, ये वाला भी, और भी हैं। तो उद्देशिका से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन को भी देखते जाएंगे। तो अभी हम चैप्टर पढ़ते हैं और वहाँ से कैसे हम इंट्रो लिख सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आता है, और कैसे फैक्ट उठा सकते हैं, तो वो भी देखते चलेंगे। ठीक है। तो भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। जस्ट यही क्वेश्चन अभी टेस्ट सीरीज में पूछा गया था एक। तो ये पूछ लिया गया था कि भारत का जो संविधान है हमने अन्य देशों से भी उठाया है, उधार लिया है, और ऐसे कौन से तत्व हैं जो हमने और नए जोड़े हैं। तो उस बेसिस पे था वो क्वेश्चन। तो हम इंट्रो में ऐसे वर्ड यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान तत्व और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। तो यहाँ से हम इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इंट्रो का पार्ट हो सकता है। फिर आगे है, यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विशेष रूप से 7वें में, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें, 101वें संशोधन में। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारती मामला था 1973 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि आर्टिकल 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। ये जैसे कि कोई भी आता है ना केस वगैरह, कोई भी मामला आता है तो वो हमें बोलते हैं कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, कौन से मामले में कौन सी बात कही गई थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, आपको लिखने में तर्क के रूप में भी काम आएंगी ये चीज़ें। फिर आगे हैं संविधान की विशेषताएं रखी हैं। संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला यही है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, लिखित में जो अमेरिका का संविधान है, और अलिखित जो ब्रिटेन का संविधान है। जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। तो इसमें क्या क्या है प्रावधान? मूल रूप से इसमें 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना, 395 आर्टिकल थे, 22 भागों में विभक्त था, 8 अनुसूचियाँ थी इसमें। अब वर्तमान में क्या है, ये तो 1949 का बता दिया इन्होंने। अब 2019 में है, इसमें एक प्रस्तावना है, 470 आर्टिकल हो गए हैं, 25 भागों में विभक्त हो गया है, 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। सन 1991 में से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग, जो भाग 7 है, उसको हटा दिया है। इसमें करीब
95 जो आर्टिकल हैं वो 4 भागों 4 के 9 के और 14 के और 4 अनुसूचियों 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया है। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ नहीं हैं। फिर आ जाता है कि भारत के संविधान, ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि भारतीय संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न कौन कौन से कारण हैं जो हमारा भारत का संविधान इतना बड़ा बन गया है। तो इसके 4 कारण हैं। मेरे हिसाब से तो 3 ही हैं, जम्मू कश्मीर को हटा दिया जाए तो। भौगोलिक कारक है कि भारत, एक तो भौगोलिक कारक कि भारत का विस्तार है और विविधताएँ ज़्यादा हैं। ऐतिहासिक भी है कि जो भारत का शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है, यह अधिनियम बहुत विस्तृत था। तीसरा था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान। अब चौथा में ये कि जम्मू कश्मीर अब भारत में ही मिला लिया गया है, तो अब तो सभी केंद्र और राज्यों में एकल संविधान को मान्यता प्रदान हो गई है। फिर चौथा है कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। तो ये 4 कारण थे जिसकी वजह से हमारा संविधान बड़ा बन गया है। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटों पर छोड़ दिया गया है उन्हें भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। तो अन्य देशों ने तो छोड़ दिया है आम विधानों को भी, पर भारत ने वो शामिल कर लिया है, इसलिए और ज़्यादा विस्तृत बन गया है। दूसरा है पॉइंट विभिन्न स्रोतों से विविध। अब भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों के लिए हैं। डॉक्टर जो अम्बेडकर हैं वो उन्होंने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। तो ये क्वेश्चन मैं पहले बता रही थी ना कि उधार लिया गया संविधान है, तो यहाँ पे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने जो बात कही है कि हमने ना केवल हूबहू उनकी कॉपी की है बल्कि उनको छानने का काम हमने किया है, कि उनके वहाँ से अच्छी चीज़ें उठाई हैं और अपने संविधान में इंक्लूड की गई हैं। फिर संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग, ये है दार्शनिक भाग, ये मौलिक फंडामेंटल राइट्स वही मौलिक अधिकार और DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग, अब राजनीतिक भाग आ गया। ये कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर संविधान के अन्य प्रावधान है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR, अब रूस बोलते हैं उसे, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों से के संविधानों से भी लिए गए हैं। फिर उसके बाद है भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव जो है भौतिक सामग्री का स्रोत है, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का रहा है। यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली है हमने? संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। संविधान के आधे से अधिक प्रावधान या तो 1935 के अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है नम्यता और अनम्यता का समन्वय। पूछ ली जाती है ना कि इसकी विशेषताएं क्या हैं संविधान की, हमारी जो संविधान है उसकी विशेषताएं, उसमें अलग पॉइंट क्या है। तो वही चीज़ है कि इसमें ये पॉइंट हमें बिल्कुल कंठस्थ रट लेने हैं, पता होना चाहिए कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है और हमारे संविधान में ऐसी कितनी अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे देश लोकतांत्रिक देश को और मजबूत बनाती हैं। नम्यता और अनम्यता का समन्वय। संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान है, कठोर संविधान है। लचीला जो संविधान है जिसे नम्य भी कहा जाता है, जिसमें
संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसी किसी आम कानूनों के निर्माण के लिए है, तो वो ब्रिटेन का संविधान है। अब भारत का संविधान कैसा है? न तो लचीला है और न ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। आर्टिकल 368 में 2 तरह के संशोधन हैं। देखो ये है कि 368 में बस 2 तरह के ही संशोधन दिए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 मत, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो वोट कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत, तो ये कर सकते हैं हम प्रेजेंट प्लस 2/3 वोटिंग। और प्रत्येक सदन में कुल सदस्य का बहुमत, इसमें और भी जोड़ दिया है इन्होंने, प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। ये पता होना चाहिए कि इसमें और क्या ऐड किया है। तो हम विशेष बहुमत को, मतलब विशेष बहुमत किसे कहेंगे, तो ये इनका इन्होंने डिफाइन कर दिया है। फिर कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुछ जो कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 368 में कौन कौन से प्रावधान हैं। 2 तरह के प्रावधान हमने देख लिए, और ये जो आम विधायी प्रक्रिया है, सामान्य संशोधन होता है, वो हमारे 368 के अंतर्गत नहीं आता है। ये पता होना चाहिए। फिर एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संसदीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है, तो ये पता होना चाहिए कि संघीय सरकार की व्यवस्था में विशेषताएं कौन कौन सी आ जाता है। संघीय सरकार के क्वेश्चन आ जाता है कि उनकी विशेषताएं बताओ। तो 2 सरकार हैं इसमें, वही संघीय में वही होगा कि इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं। सबसे पहले तो 2 सरकार होंगी, केंद्र की और राज्य की होगी। फिर शक्तियों का विभाजन होगा, इसमें लिखित संविधान होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी, संविधान की कठोरता होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी एवं द्विसदनीयता। ये क्वेश्चन मेंस में और प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। संघीय सरकार, ये डायरेक्ट हमारे सिलेबस में दे रखा है संघीय सरकार। फिर यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण विद्यमान है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एकात्मकता, हमारे संविधान में सब शक्तियाँ केंद्र के पास आ जाती हैं, तो किसको कहेंगे एकात्मकता? तो एक सशक्त केंद्र होता है, इसमें एक संविधान होता है, एकल नागरिकता होती है, संविधान का लचीलापन होता है, जिससे संसद लचीलापन वही कि जल्दी से संशोधन कर सकती है संविधान में, और सामान्य प्रक्रिया से एकीकृत न्यायपालिका होती है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं और आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। ठीक है। फिर उसके बाद है फिर संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर आर्टिकल संघीय शब्द, वो आप इंग्लिश में शब्द देख लेना, एक तो फेडरल होता है और एक यूनियन होता है, तो कौन सा संविधान में इस्तेमाल किया जाता है तो देख लेना एक बार। दूसरी ओर आर्टिकल जो 1 है उसमें भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके 2 अभिप्राय हैं। पहला है तो राज्यों का जो संघ है उस 2 अभिप्राय हैं इसके। पहला तो है भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा बोलता है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये तो भारत का बोल दिया है। इसी का उल्टा अगर हम बात करें तो अमेरिका का है कि वो समझौते के तहत बनाए गए हैं राज्य, तो उनके बीच समझौता है जो संघ और राज्यों के बीच। और दूसरा वही है कि किसी भी राज्य को संघ, यहाँ तो संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है भारत में, कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है, और वहाँ अलग हो सकते हैं अमेरिका में। तो ये अंतर दिखाई देता है। फिर इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नांकित नाम दिए गए हैं, जैसे कि एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थ संघ, ये केसी
जो वेरे हैं उन्होंने बोला था भारत के संघ को कि एकात्मकता की भारत भावना में संघ अर्थ संघ। और बार्गेनिंग फेडरलिज्म ये मॉरिस जोन्स ने कहा था। ये कहाँ यहाँ क्वेश्चन पूछा जा चुका भी है। ग्रेनविल ऑस्टिन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स में। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने सिद्धांत दिया था, किसने कहा था, तो वो ग्रेवन ऑस्टिन ने कहा था। फिर फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आइवर जेनसिंगन ने। फिर उसके बाद 5वां पॉइंट आ जाता है सरकार का संसदीय रूप। तो भारत संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय जो प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। भारत संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये हमारे यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि जो अध्यक्षीय प्रणाली है दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। फिर उसके बाद संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप उत्तरदायी सरकार और मंत्री मंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। और टेस्ट सीरीज वगैरह में तो मेंस की जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें तो काफ़ी पूछ भी लिया जाता है कि वेस्टमिंस्टर कैसे कहते हैं, और उत्तरदायी सरकार प्लस ये मंत्री मंडलीय सरकार, इनके नाम एक ही है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं, तभी तो बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत की एक एक जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट है। एक एक लाइन से क्वेश्चन उठते हैं यहाँ से। तो पहला है कि ये प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट, और टेस्ट सीरीज वगैरह में देखा होगा पूछ लेते हैं डायरेक्ट ही, और मेंस में जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी डायरेक्ट पूछ लिया है इन्होंने। तो और ये तो बेसिक तो इतना पता होना ही चाहिए कि मतलब एक एक लाइन कि पहला है कि वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। फिर दूसरा बहुमत वाले दल की सत्ता होती है। तीसरा है विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। चौथा है पॉइंट विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। पांचवा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। छठा है निचले सदन का विघटन। ये संसदीय प्रणाली की विशेषता है। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली जो है बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में मूलभूत अंतर है। तो एक सिलेबस में पार्ट दे रखा है कि अन्य देशों का अंतर पूछा है कि भारत और अन्य देशों के बीच में जो संविधानों में अंतर है ना, तो उसको बताइए कि क्या क्या प्रावधान वहाँ है और क्या क्या प्रावधान भारत में मौजूद है और क्या अंतर है। तो ये सिलेबस का ही पार्ट है। तो जहाँ जहाँ अंतर पूछ रहे हैं तो वहाँ वहाँ नोट कर लीजिएगा, ये मेंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस का पार्ट है। तो इसमें भारत यही है कि मतलब क्या क्या अंतर है इसमें। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय जो संसद है वो संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का जो प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, भारत का जो प्रधान होता है वो निर्वाचित व्यक्ति होता है, जो गणतंत्र भी बोलते हैं इसे, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। किसी भी संसदीय व्यवस्था में चाहे वह भारत की ही हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसा कि राजनीति की जानकारी से प्रधानमंत्री सरकार का नाम देते हैं। फिर इसके बाद है जिस प्रकार छठा पॉइंट है कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जो कि हमने ऊपर देख लिया, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पे अंतर दिखा दिया है कि ठीक उसी प्रकार भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि जो अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, विधि की नियत प्रक्रिया है अमेरिका में, और जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जो आर्टिकल 21 में प्रावधान किया गया है।
इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। ये भी आप मेंस का पार्ट मतलब मान सकते हो। ये भी काफ़ी लाइन अच्छी है कि कैसे हमारे आता है ना वो क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ पावर का, तो कैसे हमारे यहाँ पे न्यायपालिका संतुलन बनाती है और कैसे विधायिका और कार्यपालिका आपस में संतुलन बनाती हैं। तो तीनों जो अंग हैं हमारे संविधान की वो कैसे वो संतुलन बनाते हैं आपस में। तो एक आता है क्वेश्चन उसका नियंत्रण एवं संतुलन व्यवस्था, ये हमारे सिलेबस में भी है। तो सेपरेशन ऑफ पावर का ही ये दूसरा पार्ट है, नियंत्रण एवं संतुलन व्यवस्था हमारे यहाँ पे। तो ये चीज़ सेपरेशन ऑफ पावर में डायरेक्ट लिखी जा सकती है। फिर एक 7वां पॉइंट है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान की एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, जहाँ इसके नीचे राज्य स्तर पर हाई कोर्ट होता है, वो उच्च न्यायालय। राज्यों में जो उच्च न्यायालयों के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय है, जिसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालत हैं। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानून को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। यहाँ पे क्या है कि हमारे भारत में तो वो जो पिरामिड नुमा सीरीज चलती है अपनी व्यवस्था जो न्यायपालिका की है। पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होते हैं, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो इस तरह की हमारे यहाँ पे व्यवस्था है पिरामिड नुमा। और यहाँ पे जो अमेरिका में है, यहाँ पे संघीय कानूनों के लिए अलग न्यायपालिका है, संघीय न्यायपालिका, और राज्य कानूनों के लिए अलग से राज्य न्यायपालिका है। तो दोनों आपस में इंटरफेयर नहीं करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है और संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। भारत में क्या क्या प्रावधान है स्वतंत्रता के लिए, ये हम सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में भी पढ़ेंगे और यहाँ भी देख रहे हैं। न्यायाधीशों की कार्यकाल की सुरक्षा है। न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें हैं। भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन है। विधायिका में जो न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, और न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग रखना। तो ये तो हमारा आर्टिकल 15 भी बोलता है। तो ये हमें ये जो हमारी न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र दिखाती है कि हमारी न्यायपालिका किसी से बंधी हुई नहीं है। 8वां पॉइंट है मौलिक अधिकार। तो इसमें भारत के संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ये अधिकार है जो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक शोषण का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। फिर मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है वो वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। तो इन्होंने मौलिक अधिकार को राजनीतिक लोकतंत्र बता दिया। फिर उसके बाद जो मनमानी होती है ना, कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानून पर निरोधक की तरह काम करता है। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है, जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार रक्षा व उत्प्रेषण जैसी अभिलेख रिट जारी कर सकता है। हालांकि फंडामेंटल जो राइट्स हैं कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी हैं। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी की जा सकती है। आर्टिकल 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है।
फिर 9वां पॉइंट है डीपीएसपी का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने बोला है कि जो अपना डीपीएसपी है भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख है संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो कौन कौन से 3 विभाजित हैं? सामाजिक, गांधीवादी और उदारवादी। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक, ये इम्पोर्टेंट है। जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते थे, और जो हमारे डीपीएसपी है वो हमारे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। तो उनको बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है अर्थात जनमत। फिर एक केस ये आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, मिनर्वा मिल्स मामले 1980 का। इसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान की जो नींव है ना, जो मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी जो नीति निर्देशक सिद्धांत के संतुलन पर रखी गई है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के ऊपर, तो अगर इनके ऊपर पूछा जाता है या अंतर पूछा जाता है, फिर हमारा कंक्लूजन जो है इसी के ऊपर निकलता है। जो हमारा मिनर्वा मिल्स मामला है उसमें ये बात कही गई कि दोनों में संतुलन बना के चलो। बोलते हैं ना कि हमें कंक्लूजन में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, तो ये उसके लिए काफ़ी बेटर कंक्लूजन हो सकता है कि अगर इस पे क्वेश्चन आ जाता है तो। फिर 10वां पॉइंट है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें शोरसिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपात 1975 से 77 के दौरान शामिल किया गया था। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। तो मौलिक कर्तव्यों में 2 बार संशोधन किए जा चुके हैं। पहला 42वें संविधान संशोधन द्वारा और दूसरा जो 86 है वो संविधान संशोधन 2002 का, उसमें। फिर संविधान के जो 4A भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद है 51 के। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्र के साथ जो संप्रभुता है, एकता और अखंडता की रक्षा करें, इन हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करें, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करें। ये हम क्वेश्चन आता है ना कि जैसे कि आता है हमारे राजद्रोह का आता है, सेडिशन, तो उसमें भी हम मौलिक कर्तव्य यूज़ कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में, कि हमारे जो संविधान में ये आपसी लोगों में सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करने की बात कही गई है, और मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करने की बात की गई है, और ये भी मतलब वही अपने आदर्शों का उनके जो संविधान में है आदर्श, उनका नियमों का पालन करें, राष्ट्रगान का आदर करें, ये सब बात की गई है। तो वो चीज़ हमें अपनानी चाहिए, तो जागरूकता लेके आनी चाहिए, ये सब हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय इन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। डीपीएसपी की तरह कर्तव्यों को भी कानून रूप से लागू नहीं किया जा सकता। फिर 11वां पॉइंट आ जाता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। आया था ना ये क्वेश्चन धर्मनिरपेक्ष के ऊपर, तो ये पता होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात कौन कौन से आर्टिकल करते हैं। तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। पहला पॉइंट बोलता है कि वर्ष 1976 में 42 जो था संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो प्रस्तावना में आ गया हमारा धर्मनिरपेक्ष।
दूसरा पॉइंट बोलता है कि प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक को की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। फिर तीसरा पॉइंट है कि आर्टिकल 14 की किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा, उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 4 है। आर्टिकल 4 नहीं, आर्टिकल मतलब 4 पॉइंट है। आर्टिकल 15 है। धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 बोलता है कि सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। आर्टिकल 25 बोलता है कि हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने और उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। यहाँ पे तो व्यक्ति है, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 26 की बात करें तो यहाँ पे समूह की बात करता है, ग्रुप की। तो हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी भी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। फिर उसके बाद है आर्टिकल 27, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28 है, किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। आर्टिकल 29 है, नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। आर्टिकल 30 बोलता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। आर्टिकल जो 44 है वो यूसीसी की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा। फिर इसमें आ जाता है कि जो धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा है, धर्म, चर्च और राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव रखती है। धर्मनिरपेक्षता की है नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ का जो समाज है वो बहुत धर्मवादी है। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। तो हमारे यहाँ पे नकारात्मक अवधारणा की बात नहीं होती है, हमारे यहाँ पे सकारात्मक धारणा है धर्मनिरपेक्ष के मामले में। तो ये अंतर दिखाई देता है पश्चिम में और अपना भारत में, पश्चिमी देश की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया है। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करती है। फिर आर्टिकल नहीं है, पॉइंट है, पॉइंट 12 की बात करते हैं। तो इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अभी हम विशेषताएं ही पढ़ रहे हैं, कितनी विशेषताएं हमारे संविधान में। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधान जो सभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति जिसकी जो उम्र है वो कम से कम 18 वर्ष है, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। वर्ष 1989 में जो 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कौन से संविधान में? 61वें संविधान संशोधन 1988 में। तो ये प्री के भी फैक्ट हैं हमारे, और मेंस के तो करते ही चल रहे हैं साथ में। देश के बृहद आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारों को संविधान में शामिल करना एक साहसिक और सराहनीय प्रयोग था। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है। समानता के सिद्धांत को लागू करना अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है और कमज़ोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा जगाता है। वो मतलब कभी तारीफ़ करनी हो ना, क्वेश्चन आ जाए कि तारीफ़ वाला, कि अपनी जो संविधान की जो विशेषताएं हैं, उस टाइम कितनी कठिनाइयों से गुजर रहा था देश, उसके बावजूद भी भारत ने उन समस्याओं को देखते हुए भी काफ़ी चीज़ें इतनी अच्छी हमारे संविधान में उन्होंने शामिल की थी, जैसे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करें, समानता के सिद्धांत की बात करें,
और इन्होंने जो अल्पसंख्यक वर्ग था उनके हितों की रक्षा करने के लिए भी प्रावधान किए थे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यही है कि अल्पसंख्यकों वैश्य मताधिकार लोकतंत्र का बड़ा आधार होने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, ऐसा अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा जगाता है। तो ये हम पॉजिटिव पॉइंट में लिख सकते हैं। फिर 13वां पॉइंट है एकल नागरिकता की बात करते हैं। यद्यपि भारतीय जो संविधान है फेडरल और 2 लक्षणों एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। दूसरी ओर अमेरिका, अब अंतर की बात कर रहे हैं यहाँ पे अंतर भी देखते चलना है कि मतलब अंतर क्या है हमारे संविधान में और दूसरे संविधानों में। तो दूसरी ओर अमेरिका में जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है बल्कि वह जिस राज्य में रहता हो उसकी भी नागरिकता होती है। इसलिए वह अधिकारों के 2 समूहों का लाभ उठाता है, पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त और दूसरा जो राज्य सरकार है उसके द्वारा प्रदत्त। बाहर सभी नागरिकों को चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हो या रहते हो संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में जो सांप्रदायिक दंगे हैं, वर्ग संघर्ष है, अगर हम नेगेटिव की बात करें ना तो ये भी कर देंगे कि मतलब एकल नागरिकता होने के बावजूद भी समान अधिकारों संवैधानिक प्रावधानों के में होने के बावजूद भी आज सांप्रदायिकता दंगे जो है, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद, निर्जातीय विवाद होते रहे हैं। फिर उसके बाद इसका अर्थ यह है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था वह पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया है। फिर ये 14 वाला पॉइंट है सदन निकाय। भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, केंद्र जो राज्य है तथा न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। ऐसे कुछ स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला है कि स्वतंत्र जो संसद है, संसद तथा राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो हैं उनके लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। फिर कह गया हमारा जो राज्य और केंद्र सरकार के खातों के जो अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक व महालेखाकार है। ये भारत के पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। फिर एक हमारी यूपीएससी है ही, संघ लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय सेवाओं में उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। फिर उसके बाद है राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल की सलाह देना है। विभिन्न प्रावधानों तथा यथा कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें हैं, भारत की संचित निधि, प्रभावित विभिन्न भय आदि के माध्यम से संवैधानिक निकायों को स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। फिर 15वां पॉइंट है आपातकालीन प्रावधान। इसमें आपातकालीन की स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहत आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल जो आर्टिकल 352 में है, युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुए राष्ट्रीय अशांति की अवस्था है। दूसरा पॉइंट है कि राज्य में राज्यपाल, राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये आर्टिकल 356 में दे रखा है कि राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए तब ये लागू होता है 365 के तहत, और 356 के तहत तब होता है जब संवैधानिक तंत्र की असफलता हो राज्य में, और 365 के तहत तब होता है जब केंद्र के निर्देशों
का अनुपालन करने में असफलता हो। फिर अगला है कि वित्तीय आपातकाल। भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो तो ये 360 के तहत किया जाता है। फिर आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इससे संविधान की में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय सामान्य परिस्थितियों के दौरान से एकात्मक आपातकाल के दौरान में परिवर्तित होना भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। फिर 16वां पॉइंट है कि त्रिस्तरीय सरकार। मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र और राज्य और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियाँ अंतर्विष्ट थीं। भारत में 1952 जो 92 है उसमें 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया जो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। हम ये पॉइंट वहाँ लिख सकते हैं जहाँ हमने संविधान में अपनी विशेषताएं जोड़ी थी, नया नवाचार जोड़ा था। तो ये जो त्रिस्तरीय सरकार की बात करें, पंचायती बात करें तो या फिर स्थानीय स्वशासन की बात करें तो ये चोल शासन से चली आ रही थी भारत में। तो ये भारत की पहली पारंपरिक व्यवस्था थी जो हमने 1992 में संवैधानिक प्रावधान कर दिया था इसका। तो ये हमारे लिए नया पॉइंट हो गया। संविधान के एक नए भाग 9वें एवं नई अनुसूचित 11वीं में जोड़कर वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन 1992 ने एक नए भाग 9A एवं नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय जो सरकार हैं उसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की। फिर 17वां पॉइंट है सहकारी समितियाँ। जो 97वां संविधान संशोधन 2011 का हुआ था और उसने भारत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। ये क्वेश्चन आ जाता है प्री में कि ये कहाँ कहाँ मेंशन है सहकारी समितियाँ संविधान में। तो इस संदर्भ में इसने निम्न 3 परिवर्तन इसे संविधान में किए हैं। पहला आर्टिकल 19 में किया है, इसने सहकारी जो समितियां गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। फिर ये 43 की बी की बात करें तो उसमें भी है कि इसने एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा सहकारी समितियों के प्रोत्साहन देने के लिए। फिर अगर भाग की 9B की बात करें तो उसमें भी सहकारी समितियां शामिल हैं। और अगर हम जो अलग है ना जो आर्टिकल 243 ZH से ZT तक वहाँ की बात करें तो वहाँ भी सहकारी समितियाँ शामिल हैं। नया भाग जो 9B है के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधान के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि देश भर में सहकारी समितियाँ लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त ढंग से तथा आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करें। यह संसद को अंतर राज्य सरकारी सहकारी समितियों तथा राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। फिर कुछ आलोचना की गई है इसकी। तो भारत का संविधान जैसा कि संविधान द्वारा सभा द्वारा बनाया गया है, अंगीकार किया गया है कि आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। तो बोलते हैं ना कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हमें देने पड़ते हैं, तो ये नेगेटिव पॉइंट उसके लिए काम आएंगे। और ये क्वेश्चन मतलब ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि उधार का संविधान बोलते हैं एक तरह से। तो आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया मौलिक कुछ भी नहीं है, इसे उधार का संविधान है। उधारी की एक बोरी अथवा हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजी वेदों की जो पैबंदगिरी है आदि कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण एवं अतार्किक है। ऐसा इसलिए है कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधानों के आवश्यक संशोधन करके भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करते हुए स्वीकार किया। तो इसमें आलोचना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि उन्होंने संविधान सभा में कहा कि कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है। 100 साल से अधिक हो गए जब दुनिया का पहला लिखित संविधान बना।
इसका अनुसरण कर अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी जो संविधानों में मुख्य प्रावधानों में समानता दिख सकती है। लेकिन एक नई चीज़ यह हो सकती है कि संविधान में जिसका निर्माण इतने विलम्ब से हुआ है कि उसमें गलतियों को दूर करने और देश की ज़रूरतों के अनुरूप उसको ढालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। यह दोषारोपण की है संविधान अन्य देशों की संविधानों की हूबहू नकल है। मैं समझता हूँ संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। दूसरा जो आलोचना की जाती है वो कार्बन 1935 का अधिनियम की कार्बन कॉपी माना जाता है। आलोचकों ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में जो वो गवर्नमेंट इंडिया का एक्ट था 1935 के प्रावधान भारतीय संविधान में डाल दिए हैं। इससे संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया है या फिर उसका ही संशोधित रूप। उदाहरण के लिए एन श्रीनिवासन का कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों की ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। उसी प्रकार जो सर आइवर जैन सिंह है वो ब्रिटिश संविधानवेत्ता हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान जो है संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधा निकलता है जहाँ से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार लिए गए हैं। पुनः PR देशमुख संविधान सभा सदस्य ने टिप्पणी की है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं कि किसने क्या कहा है, बस यहाँ से ये चीज़ उतार लेनी है कि आलोचना के रूप में कि इसे सब उधार का संविधान भी बोला जाता है और क्वेश्चन आगे जाता है कि उधार का संविधान बोला जाता है, इसे डिफाइन करो या फिर इसे तर्क सहित बताओ कि आपकी राय क्या है कि उधार का संविधान है भी या नहीं भी। तो यहाँ से पॉइंट अगर कुछ अच्छे हों तो वो लिख सकते हो। तो ना तो ये कार्बन कॉपी है ना उधार का संविधान है, हमने देख ही लिया पीछे। और गैर भारतीयता विरोधी बोलते हैं तो ये भी नहीं है। गांधीवाद से दूर संविधान तो बता सकते हैं कि DPSP में गांधीवाद की जो धारणा है उनके सिद्धांतों को लिया गया है। आर्टिकल 40 पंचायत की बात करता है। फिर अगला है महाकाय आकार है, इसका काफ़ी बड़ा है। तो वही है कि हमने देख भी लिया कि क्यों बड़ा आकार है, 4 पॉइंट जो हमने देखे थे। फिर वकीलों का स्वर्ग बोला जाता है कि उस टाइम संविधान सभा में वकील थे। तो ऐसा भी नहीं है कि वो हम देख लें कि जो प्रस्तावना है वो स्टार्ट होती है हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है, तो वो वहाँ पे पूरी जनता उसको संबोधित कर रही है। तो ये भी गलत कर सकते हैं, हम इस आलोचना को भी खंडित कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। बाकी ये जो है ये आर्टिकल वगैरह ये मेंस में तो काम आते ही हैं और इनके लिए अलग से सीरीज़ लेके आएंगे जो आसानी से रट सकें इन चीज़ों को। तो ये रटने वाली चीज़ें हैं, ये वाली सब चीज़ें। ठीक है, फिर अगली सीरीज़ में मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।